गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम आप लोगों को लॉगरिथम का 5 क्लास अर्थात 5 लेक्चर तक पढ़ाए थे। मुझे यकीन है कि आप लोग इन सारे वीडियो को देखे होंगे, सारे लेक्चर को देखे होंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से काफ़ी रिस्पांस भी मिला और काफ़ी मैसेज भी मिला। सभी मैसेज और सारा रिस्पांस काफ़ी रूप से पॉजिटिव था। आप लोगों को यह वीडियो 1 to 5 तक अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कम से कम इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चे लोगों को ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो सब बच्चे को भी इस चैप्टर से बेनिफिट मिल सके। तो आज हम लोग लॉगरिथम का 6ठा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें थ्योरी भी होगा, मैजिक भी होगा और कुछ प्रॉब्लम भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। जो बच्चे नए हैं अर्थात लेक्चर 1 to 5 नहीं देखे हैं, वो एटलीस्ट कम से कम 1 to 5 तक का जो लेक्चर है कम से कम एक बार अवश्य देख लेंगे। या वो विद्यार्थी जिसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो अपना कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब भी दे सकते हैं, या इस वीडियो को, इस लेक्चर को कम से कम 1 से 2 बार रिपीट कर लें ताकि आज का लेक्चर उसे और अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है। जो आज हम क्लास लेने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारा बात ऐसा बताएंगे जो आगे आने वाले दिनों में आपको जो है अलग अलग चैप्टर में इसका यूज और बेनिफिट दिखाई देगा। ठीक है। ओके। तो आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा है, जो पिछला लेक्चर 5 में हम आपको लास्ट में ये छोड़े थे कि अगला लेक्चर में ये बात हम चर्चा करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा क्या है, जरा इसको समझिएगा आप लोग बढ़िया से। द इंटीग्रल पार्ट इंटीजर से ही इंटीग्रल बना है, अर्थात इंटीग्रल करने का मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कॉमन लॉगरिथम में आपको बेस जो हम लोग 10 लेते हैं। कॉमन लॉगरिथम में बेस कितना लेते हैं? 10 लेते हैं। ऑफ ए नंबर x, अर्थात किसी नंबर x का जो कॉमन लॉगरिथम होगा उसका इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से समझिएगा, कोई भी नंबर x है, उसका लॉगरिथमिक वैल्यू जो प्राप्त होगा, उस वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट होगा अर्थात जो इंटीजर होगा, वह इंटीजर ही कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, यानी फ्रैक्शन जो होगा, वह कहलाता है मैंटिसा। किसी भी संख्या का लॉगरिथमिक वैल्यू 10 बेस पर जो प्राप्त होता है, उस वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है एंड फ्रैक्शनल पार्ट मैंटिसा कहलाता है। अब इसमें 2 बात होगा। पहला कि मैंटिसा जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी फ्रैक्शन जो प्राप्त होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो पॉजिटिव होगा वो ऑलवेज आपको मैंटिसा कहलाएगा। बट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा अर्थात जो इंटीजर होगा, वह इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल पर हम आपको लिखे हैं कि कोई भी संख्या x है, उसका लॉगरिथमिक वैल्यू मान लिया जाए 3.8 है। कोई भी संख्या हो सकता है। तो 3.8 में आप लोग जानते होंगे कि 3 + 0.8 लिख सकते हैं, अर्थात 3 + 0.8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.8 होगा। तो 3.8 में जो 3 जो हो गया, 3 जो हो गया, वो इंटीग्रल पार्ट हो गया, मतलब इंटीजर हो गया। और 0.8 जो है वो आपको फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इट मीन्स फ्रैक्शन हो गया। तो जो इंटीजर है वो आपको यहाँ पर 3 हो गया, और जो फ्रैक्शन है जिसका मान 0 और 1 के बीच में होता है वो 0.8 हुआ। तो इस इंटीजर को अर्थात इंटीग्रल पार्ट को हमने नाम दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स,
और जो डेसिमल पार्ट है, दशमलव का पार्ट है अर्थात जो फ्रैक्शन है उसी को कहते हैं हम लोग मैंटीसा। तो इस log x टू द बेस 10 का वैल्यू अगर 3.8 है तो इस log x का आपका करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा 3 और मैंटीसा कहलाएगा 0.8। क्लियर है? तो कोई भी संख्या का अगर लॉगरिथमिक वैल्यू कोई भी संख्या अगर दिया गया है तो उस संख्या का इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा और डेसिमल पार्ट मैंटीसा कहलाएगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया जाए कोई संख्या log x है, उस log x में का जो वैल्यू दिया -7.9, log x का मान अर्थात कोई संख्या x है उसका लॉगरिथमिक वैल्यू -7.9 है। तो इसका मतलब अब -7.9 को लिख सकते हैं -7 और -0.9 अर्थात ये दोनों को ऐड करेंगे तो यही होगा। अब इसमें दशमलव पार्ट नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो इसमें हमने क्या किया कि -1 और +1 ऐड कर दिया अर्थात -1 और +1 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -7 और -1 मिला के हो गया -8 और 1 में से 0.9 को घटाएंगे, 1 में से 0.9 को घटाएंगे दिस, तो ये हो जाएगा 0.1 अर्थात इंटीजर को -8 कर दिए और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको पॉजिटिव बना दिए 0.1। क्यों किए? क्योंकि हमने कहा था कि मैंटीसा जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैंटीसा ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो नेगेटिव दिखाई दे रहा था, इसीलिए इसमें -1 और +1 कर दिए। तो ये दोनों नेगेटिव को एक साथ जोड़ दिए और इसको 1 में से इसको घटा दिए तो 0.1 हो गया। तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट जो हो गया वो -8 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 हो गया। अब इसमें एक खास बात है कि जो इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है उसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, 8 ऊपर ये जो डैश का साइन दिया है इसको बार बोलते हैं, तो 8 बार का मतलब हो गया -8। ये जो साइन ऊपर दिया गया है इसका मीनिंग होता है -8। तो ये एक सिंबल है, एक नोटेशन है जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटीग्रल पार्ट आपका -8 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 हो गया। तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसी को हम लोग कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स, जो -8 लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिखते, ऊपर डैश लगा देते हैं, इसको 8 बार बोलते हैं। और जो फ्रैक्शनल पार्ट था 0.1 वो आपको मैंटीसा हो गया। ओके, किसी भी संख्या का लॉगरिथमिक वैल्यू कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो उस संख्या का इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक्स होगा और मैंटीसा जो होगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ध्यान ये रखना है कि जो मैंटीसा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर नेगेटिव हो तो उसमें आप 1 जोड़ के 1 घटा दीजिएगा, नेगेटिव वाला पार्ट को एक साथ अलग कर दीजिएगा, 1 में से ये फ्रैक्शनल पार्ट को घटा के ये फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बना दीजिएगा, ताकि फ्रैक्शनल पार्ट जो आपका मैंटीसा है वो आपको पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका आप छाप लीजिए अर्थात इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा में आपके पास 3 महत्वपूर्ण रिजल्ट है, फार्मूला है जो हम मैजिक के रूप में लिखने जा रहे हैं। पहला रिजल्ट जो है मैजिक है, n बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x टू द बेस 10। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अभी जस्ट हमने बताया था कि log x का जो हम लोग मान प्राप्त करते हैं उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है वही इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो अगर करेक्टरिस्टिक्स अगर n है देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन x अर्थात इस संख्या x में जो डिजिट्स का जो संख्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन x क्या होगा? इस करेक्टरिस्टिक्स में n में 1 आप ऐड कर देंगे अर्थात n अगर करेक्टरिस्टिक्स है तो x का नंबर ऑफ डिजिट्स, x में जो अंकों की संख्या होगी वो n+1 होगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स जो क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है एनडीए में भी और अदर कंपटीशन में भी, है ना, और IIT मेन में भी पूछा जा सकता है। 3 टू द पावर 62, 4 का पावर 15, 3 का पावर 3 का पावर 3।
और 2 का पावर 98। देखने से आपको कुछ अजीब लग रहा है। अगर 3 को 62 अर्थात 3 को 62 बार अगर मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कहा जाए तो आप पढ़ाई छोड़ के भाग जाइएगा। उसी प्रकार 4 को अगर 15 बार मल्टीप्लाई करना होगा तो आप कहिएगा सर हम घर से करके आते हैं। इसका मतलब कि 2 को 98 बार गुना करना या 3 का पावर 3 ये सब आपको एज ए कॉपी पर गुना करने के लिए कहा जाए तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल और टफ वर्क हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 का पावर 10 है तो बच्चा इसको क्या अगर करना चाहिए तो 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर देगा। 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको गुना आप कर सकते हैं, संभवतः ये शायद 1024 आएगा। तो 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आया। लेकिन अगर 2 को हम कहेंगे 98 बार गुना कीजिए तो यकीन कीजिए आप भाग जाएगा पक्का। इसीलिए इसको आपको गुना नहीं करना है। लेकिन गुना करने के बाद जैसे 2 का पावर 10 को गुना किए हैं तो इसमें जो नंबर आया इसमें डिजिट कितना है, 4 को है। अर्थात यही बताना है कि अगर 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करने से जो संख्या प्राप्त होगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है 2 को अगर आप 98 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा संख्या प्राप्त होगा, लेकिन उस संख्या को गुना करेंगे तब ना प्राप्त होगा। लेकिन गुना करना तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें अंक की संख्या कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं। वही एक्चुअल में हम आपको बताना जा रहे थे कि नंबर ऑफ डिजिट इन एक्स, अर्थात इस संख्या का कैरेक्टरिस्टिक अगर n है तो इस एक संख्या का जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो n+1 होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 क्वेश्चन लिखे, उसमें से मैं वो बता रहा हूँ 3 to the power 62 कैसे निकालेंगे। मान लेते x बराबर 3 to the power 62, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिए तो log x log 3 का पावर 62, प्रॉपर्टीज के आधार पर ये पावर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, 62 इंटू log 2 का मान आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, अर्थात जो भी कंपटीशन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें log 2 का मान, log 3 का मान, log 5 का मान, log 7 का मान या जिसका रिक्वायरमेंट होगा उसमें आपको डाटा इन्वॉल्व रहेगा। तो log 2 का मान आपको दिया गया है तो आपको वो मान पुट कर देंगे 0.3010। आप इसके आगे भी और डाटा दिया रहता है, लेकिन आप 3 अंक या 4 अंक लेके इसको गुना कर दीजिएगा। अब इसको गुना करके आप बता सकते हैं क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन में 3 था, यहाँ पर आपको 2 लिखा गया था। पहले इसको सुधार लीजिए और log 3 का मान यहाँ पर जो दिया गया था इसको पहले सुधारिए 0.47714771। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 29.5815 अप्रॉक्स, यही आपको मिलेगा। 62 में 0.4771 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 और दशमलव समथिंग मिलेगा। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया बताइए आप लोग। 29 प्लस दशमलव में आपको 0.5815 है, तो ये आपको इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। समझ रहे सब लोग। तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहे थे, याद आ गया। तो इंटीग्रल पार्ट अर्थात n बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, n बी द कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कितना होगा 29। तो नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें, इन 3 का पावर 62 में, 3 का पावर 62 में, उसमें ने कहा था 1 जोड़ देना, अर्थात 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30। अर्थात 3 को 62 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 30 डिजिट का होगा, 30 अंक का होगा। 30 अंक तो आपको मोबाइल में भी नहीं आता है, इसलिए संभव नहीं था गुना करना। लेकिन ये हम पता कर लिए कि 3 को अगर 62 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो आपको 30 डिजिट्स का अर्थात 30 अंक का होगा। ओके, छाप लीजिए।
इसमें जो अगला मैजिक है अर्थात रिजल्ट है, दूसरा लिखे हैं n be the characteristics of log x to the base 10, लेकिन यहाँ जो n होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अर्थात log x का मान अगर नेगेटिव होगा अर्थात उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव होगा तब इसमें क्या लिखे, नंबर ऑफ जीरोज, अर्थात जीरो का काउंटिंग मतलब गिनती, नंबर ऑफ जीरो बिटवीन द डेसिमल एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज n-1। समझ में आया? नहीं आया, फिर से समझिए। अर्थात किसी संख्या का लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव होगा तब उस संख्या का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो डेसिमल फॉर्म में होगा, अर्थात वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, जैसे 0 पॉइंट समथिंग होगा, अर्थात 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी पॉजिटिव नहीं होगा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसमें डेसिमल के बाद जो जीरो होता है, दशमलव के बाद जो जीरो होगा उस जीरो की गिनती अर्थात काउंटिंग कितनी होगी। जैसे बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कोई संख्या लिखते हैं 0.000 और कुछ लिख दिए 2, 3, 5, अब आगे कुछ भी हो, तो यह जो नंबर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जो संख्या आपको दिख रहा है पॉजिटिव है और 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिखेंगे तो वो 1 से छोटा ही होगा। अब इसमें कहता है क्या कि दशमलव के बाद जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है, 0 को छोड़ के 0 के बाद ये दशमलव के बाद जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है उस सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। समझ में आया बात? दशमलव के बाद जो जीरो की संख्या है वो कितनी होगी, वही एक्चुअल में इसमें बताना है कि किसी भी नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव है तो उस संख्या में डेसिमल के बाद पहला सिग्निफिकेंट जो डिजिट होगा उससे पहले और डेसिमल के बाद जीरो की संख्या कितनी होगी। अब समझ में आया? तो वो आपको लिखे हैं n-1, अर्थात n अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो उस आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में से n में से 1 घटा देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, अर्थात जीरो की संख्या गिनती बताए बिटवीन द डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.036 का पावर 15। स्वाभाविक बात है कि 0 के बाद जो आपको 036 आपका है टू दी पावर 15, अर्थात इस संख्या को 15 बार मल्टीप्लाई करना संभव नहीं है। क्या गुना करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। अर्थात 0.036 का पावर 15 जो है, अर्थात इस अंक को 15 बार गुना करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा वो आपको फ्रैक्शन में ही प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? फ्रैक्शन में ही प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमने कुछ क्षण के लिए x मान लिया, log x का मान निकालना है, x मान लिए, फिर टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लिए। अब बेस ध्यान रखना है 10 ही लेना है आपके पास। तो log 0.036 का पावर 15 में जो पावर 15 है वो 15 मल्टीप्लाई कर दिए। पावर जब मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से पावर आपका हट गया। तो log, अब दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो क्या करते हैं, दशमलव को हटा देंगे तो नीचे कितना शून्य लेंगे, 3 गो शून्य लेंगे, अर्थात 36 बट्टा 3 अंक था तो 3 अंक ले लेंगे 1000 अर्थात 1000। ठीक है। 36 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, ये सब हम लोग पहले बता चुके थे। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, और 10 को पावर 3 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 10 के फॉर्म में रख सकते हैं। अब log m/n का फॉर्मूला लगा देंगे तो log m माइनस log n, ये पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 log 2 प्लस 2 log 3 और नीचे वाला होगा माइनस 3 log 10। चूँकि सब में बेस आपका 10 है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है।
अब लास्ट का जो संख्या लिखे log 10, चूंकि बेस इसमें आपका 10 है, अंडरस्टूड है, तो नंबर ऑफ बेस सेम, तो इसका लॉगरिथमिक वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तब होगा 2 log 2 प्लस 2 log 3 माइनस 3। अब आपको क्या एक्स्ट्रा काम करना होगा, log 2 का मान इतना पुट कर देंगे तो 2 इंटू दिस, 2 इंटू log 3 का मान दिस और 2 इंटू समथिंग गुना कर दीजिएगा और माइनस 3। तो इस सभी को कैलकुलेट करके लाइएगा तो इतना आएगा -22 अब प्लस 0.3445, अर्थात जो इंटीग्रल पार्ट हुआ उसी को हमने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नेगेटिव है। हमने कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो यह जो आपके पास संख्या n हुआ वह आपके पास n ले लेंगे 22, और ये डेसिमल पार्ट जो कहलाता था मैंटीसा। तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें हमको जो बताना था नंबर ऑफ जीरो, तो फार्मूला में हमने लिखा था n-1। तो नंबर ऑफ जीरो आप कितना डायरेक्ट लिख दीजिएगा बालक, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा n-1। तो ये 22 लेंगे, नॉट -22, 22 -1 कितना हो जाएगा 21, अर्थात 0.036 का पावर 15, अर्थात इस संख्या को 15 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 0. और यहाँ जो 3 को आपको 0 दिखाई दे रहा था वो इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको 21 को यहाँ पर 0 होगा, उसके बाद कोई अंक आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग छाप लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए। तो इसमें अगला जो रिजल्ट है अर्थात तीसरा रिजल्ट मैजिक 3, इसमें क्या लिखे हैं, n be the characteristics and a be the base, अर्थात बेस इसमें जरूरी नहीं कि 10 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहला दोनों केस जो बताए थे मैजिक 1 और मैजिक 2, उसमें आपका बेस 10 था या 10 अंडरस्टूड था। यहाँ बेस आपका a लिखे तो यहाँ 10 भी हो सकता है या 10 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तब कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आपको जो प्राप्त होगा a⁻n+1 माइनस a⁻n, केवल रिजल्ट हम लिख रहे हैं। तो अगर कोई भी संख्या है उसमें जितने इंटीजर्स होंगे उस इंटीजर्स की गिनती काउंटिंग कितनी होगी। अगर कोई संख्या का लॉगरिथमिक वैल्यू का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, बेस दिया गया है, तो उस संख्या में कितनी अंक होगा, कितना संख्या होगा, डिजिट बताना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो क्वेश्चन के रूप में अर्थात एग्जाम्पल के रूप में आप वो देख सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, जो पॉजिटिव ही होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स टू हैव बेस इज 5। नंबर ऑफ इंटीजर्स प्राप्त कीजिए जिसका बेस कितना है 5 और कैरेक्टरिस्टिक्स कितना दिया हुआ है 7, अर्थात बेस आपका A5 हो गया और कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 7 हो गया। तो नंबर ऑफ इंटीजर बताना था, क्या बताना था, नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो जस्ट इस फॉर्मूला का केवल इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। 5 का पावर a आपका 5 हो गया और यहाँ पर लिखेंगे 7 + 1 8 माइनस फिर आपका 5 का पावर और ये आपका कितना होगा 7। अब चाहे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 टू दी पावर आप 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 5 - 1 यानी कि 4 × 5 का पावर 7। अब इसको गुना करके आप अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हैं या ऑप्शन में इसी प्रकार से अगर दिया होगा तो छोड़ दीजिएगा। क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको बताना था तो इसको गुना करके आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जो आप ये गुना कीजिएगा वो आपको जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा 46875 अर्थात ये होगा आपके पास 46,87,150। हाँ सॉरी 4,68,750। तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया हो, बेस दिया हो, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स अगर बताना हो
तो बस इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा और इसके बाद आंसर प्राप्त हो जाएगा। इन 3 मैजिक में से पहला जो मैजिक हम बताए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उस पर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और दूसरा और तीसरा भविष्य में पूछने की संभावना है, इसलिए आप लोग तैयार रखेंगे। ओके, अब आप लोगों को हम कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट या कॉन्सेप्ट या मैजिक देने जा रहे हैं जो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही आपको कुछ मैजिकल हम क्वेश्चन भी लिखेंगे जिसका आंसर के रूप में अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं या प्रैक्टिस करके रखते हैं या एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लेते हैं तो उसको आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जो है आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो अब आपको जो भी हम कुछ बताने जा रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्ट भी है, कुछ मैजिक भी है, या कुछ ऐसा यूनिक बात बताएंगे जो अब तक हम नहीं बताया, अर्थात लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक हम चर्चा नहीं किए थे, लेकिन इसमें और कुछ खास बात है जिसका इस्तेमाल आपको 11th के अलजेब्रा में भी यूज होगा और 12th में भी यूज होगा। तो वो यूनिक बात जो बच गया है वो आप आगे आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। ओके, कि अगर मान लिया जाए log x का मान समथिंग मान लिया जाए बेस a लिया जाए और इक्वल टू p है, तो इसमें क्या क्या हम लोग चेंजिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका मान में क्या क्या चेंजिंग होगा। अर्थात जब कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ फास्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ फास्ट ट्रिक हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी संख्या का लॉगरिथम मान लो p दिया हो तो इसमें अगर हम चेंजिंग करते हैं ऐसा कि log अगर x की जगह पर 1/x हो जाए बेस ज्यों का त्यों, तो ये p में क्या चेंजिंग होगा, तो ये -p हो जाएगा। अर्थात दिस का वैल्यू अगर दिया गया है तो दिस का वैल्यू डायरेक्ट -p कर देंगे। ठीक है, कैसे होगा आप लोग सोचिएगा खुद से। उसी प्रकार से अगर आप log x रहने देंगे और बेस a को पलट के 1/a कर देंगे तो इस p के मान में क्या चेंज होगा, -p हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप दोनों में चेंज करते हैं रेसिप्रोकल 1/x और 1/a, अर्थात नंबर और बेस दोनों को आप रिवर्स कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, तो फिर इसके मान में क्या चेंजिंग होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इस p को हटाना चाहते हैं तो x टू दी पावर ये आपके पास 1/p भी लिख सकते हैं और बेस आपका a, तब इसके बाद इसका मान 1 हो जाएगा। अगर ऐसा कर दे log x टू द बेस a टू दी पावर p तो भी आपका 1 हो जाएगा। अर्थात log x का मान अगर p दिया हुआ है तो इन टोटल का वैल्यू आप डायरेक्ट इतना याद रख सकते हैं, आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों और कैसे हुआ आप खुद से सोचिएगा। ठीक है, तो छाप लीजिए। दूसरा जो मैजिक हम देने जा रहे हैं इसमें बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में कैलकुलेशन करते समय जल्दबाजी में बहुत सारा मिस्टेक कर लेते हैं। वो कैसे मिस्टेक करते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। जैसे ज़्यादातर लिखा रहता है लॉगरिथम, जैसे log m और प्लस log n, बेस चाहे कुछ भी हो, जो भी होगा दोनों में सेम होगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट रहता है बच्चे को कि दो टर्म का एडिशन है, दो सेम टर्म है तो कॉमन लेने की बात उसको याद रहता है। तो अगर आप लोग क्या करें इसमें अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो log m प्लस n, क्या ये सही है, सही नहीं है। यहाँ पर बच्चे लोग जल्दबाजी में एक गलती कर लेते हैं। log m प्लस log n है तो वो log चाहता है कि कॉमन ले ले और m प्लस n खटाक से लिख देता है, लेकिन हो जाएगा गलती। इसका एक्चुअल में रिजल्ट हमने क्या बताया था, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n। ठीक है ना। इसी में आपका तीसरा जो मैजिक आपका होता है सेम टू सेम प्रोसेस, आपका log m माइनस log n, तो वो समझता है कि log चलो कॉमन ले लेते हैं तो log बच जाएगा m माइनस n। तो क्या ये लिखना सही है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में इसका मीनिंग हमने बताया था log m माइनस log n एक्चुअल में होता है log m/n। ठीक है, अर्थात एडिशन का और डिफरेंस का, सब्ट्रैक्शन का log में कोई नियम नहीं होता है। नियम किसका होता है, प्रोडक्ट का, डिवीजन का होता है या एक्सपोनेंट फॉर्म के होता है। मैजिक फोर्थ में
अब इसमें आपको पास मान लीजिए जो y बराबर समथिंग दिया है, कुछ डिफिकल्ट है, a टू द पावर m, b टू द पावर n, रूट आपके पास समथिंग दिया होगा कुछ भी x, बटा में आपके पास y का पावर z, p का पावर a, अर्थात y जो दिया है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो पावर आप चेंज भी कर सकते, इस रूट को हटा के mn/p कर दिया मान लिया जाए, ठीक है। और ये दिस इंटू दिस भागा डिवाइड y का पावर z, p का पावर a है। इन सारे टर्म को क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करना है। अभी आपको प्रोडक्ट फॉर्म में है और डिवीजन फॉर्म में है, तो इसको हमको जोड़ घटाव में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। यह कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी ज़्यादा और कई जगह इस्तेमाल होता है, कैलकुलस में भी होगा, अलजेब्रा में भी होगा, इस चैप्टर में भी होगा। जब प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे तब। तो जैसे आप लॉग लेंगे लॉग वाई, तो इस टोटल को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा कैसे लिखाएगा, देखिएगा। पहले पावर m ले लेंगे और लॉग a लिख देंगे, ठीक है, ओके ओके, ध्यान दीजिएगा। और ये जो गुना में है मल्टीपल, इसको प्लस कर देंगे, फिर पावर n को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लॉग b लिख दीजिएगा, फिर प्लस होगा, जहाँ इंटू नजर आए वो प्लस में कर देंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p इंटू लॉग x। अब ये जो बट्टा में है, तो जो बट्टा में होगा वो माइनस कर दीजिएगा, ओके। फिर वही काम z गुना कर देंगे लॉग y, फिर प्लस और a को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको हो जाएगा लॉग p। तो ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो गया। अर्थात जब काफ़ी टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो, काफ़ी टर्म का डिवीजन हो, तब उस केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को, पावर को, डिवीजन को ब्रेक करके हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस प्रकार से कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, इस पर थिंकिंग कीजिएगा, सोचिएगा। प्रॉब्लम बनाने में इसका काफ़ी एप्लीकेशन है, ठीक है, ओके। छाप लीजिए, अर्थात प्रिंट आउट कर लीजिए। तो अगला जो मैजिक हम लिख रहे हैं ये बहुत ही खास है, जो आपको अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में यूज होगा एंड कैलकुलस में जो फंक्शन चैप्टर है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस मान लिया जाए इज इक्वल टू, इसके पावर को मल्टीप्लाई कर दिए लॉग एक्स। एज ए फार्मूला के अनुसार ये पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाता है और बेस जो का त्यों हो जाता है। दिस बराबर दिस, क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये फार्मूला के अनुसार तो आप ही के अकॉर्डिंग सही था, फिर आज कह रहे कि सही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पावर 2 मल्टीप्लाई होगा अवश्य, लेकिन इसमें जो खास बात है जो बताना चाह रहे थे, जो हम बार बार कहते हैं कि लॉगरिथम आपको 12th में फंक्शन में आपको विशेष तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, फार्मूला सही है लेकिन दोनों में कुछ खास बातें जो अभी तक चर्चा नहीं किए थे, लेकिन ये चर्चा आगे होगा और खासकर कैलकुलस में ही होगा। तो दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। इस टर्म को डिफाइंड होने के लिए log x स्क्वायर टू द बेस a को डिफाइंड होने के लिए कंडीशन क्या बताए थे कि x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, टू बी डिफाइंड x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, देन x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, उसके लिए x का मान क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, अर्थात log x स्क्वायर को डिफाइंड होने के लिए x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, और x स्क्वायर को पॉजिटिव होने के लिए आपको x का मान क्या होगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, अर्थात 0 को छोड़ के, अर्थात x का मान 0 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 लेंगे तो 0 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और log 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अर्थात x का मान पॉजिटिव होना चाहिए। परंतु
इस टर्म को डिफाइन होने के लिए, यही कैलकुलस में आपको पढ़ना है, इसको डिफाइन होने के लिए x का मान आपको पॉजिटिव होना चाहिए। डिफाइंड होने के लिए x ग्रेटर देन 0 चाहिए, अर्थात x का मान क्या होगा, r प्लस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, अर्थात x का मान जो होगा वो 0 से लेके इंफिनिटी होगा। तो इसमें 0 से इंफिनिटी है, दोनों में अंतर आप समझिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको 0 से लेके इंफिनिटी हुआ, और इसमें हमने बताया था एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सब कुछ होगा, दिस एंड दिस। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, अर्थात ये दोनों दिस बराबर दिस जो है ऑलवेज ट्रू नहीं है। यानी फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते थे, ये बात हम लोग पीछे मेंशन नहीं किए, चर्चा नहीं किए, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये दोनों बराबर तभी होगा जब दोनों तरफ से लॉग परिभाषित होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस टर्म को परिभाषित होने के लिए x का मान रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के होना चाहिए, और इस बात को डिफाइंड होने के लिए x का मान एनी रियल नंबर है, अर्थात 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें आपको 0 से बड़ा होगा, और इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0 होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल तभी होगा जब इसमें आपके 20 वैल्यू हो और इसमें भी आपका 20, मतलब इतना ही पार्ट के लिए 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के लिए ये दोनों बराबर होगा। यही आपको मेन अंतर था। अर्थात जब भी हम लॉग का कोई प्रॉपर्टी या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो LHS और RHS दोनों को एक साथ परिभाषित होना चाहिए। तो उसमें x का जो कंडीशन होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर x स्क्वायर और x, क्या ये दोनों सेम तो नहीं है? नहीं है। ये x में और x स्क्वायर में अंतर आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें x का मान कुछ भी रखिएगा तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन ये जब भी होगा तो आपको पॉजिटिव होगा, नहीं तो 0 होगा। नेगेटिव ये कभी नहीं होगा, होगा आपको कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो x और x स्क्वायर ये दोनों दो बात है, इसका मतलब लॉगरिथमिक वैल्यू भी दोनों का दो बात होगा, एक ही कैसे होगा? तो लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ये अंडरस्टूड रहता है कि लॉग जो है दोनों साइड से डिफाइंड होना चाहिए। तो जब भी हम लोग कोई इस प्रकार का फॉर्मूला या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो ये सब बात भी सोचना पड़ता है, जो आपको प्रॉब्लम बनाने में, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आपको चर्चा होगी या चर्चा किया जाएगा, या ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हम तो आपको कैलकुलस में चर्चा करेंगे ही, बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर में भी अगर आप प्रॉब्लम बना रहे हैं तो जब आप फॉर्मूला को अगर चेंज करते हैं, टर्म को चेंज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार का बात भी आपको सोचना होगा, थिंकिंग करना होगा। ओके, छाप लीजिए। मैजिक 7 हमको आपको बताए थे कि log x टू द बेस a को डिफाइंड होने के लिए, अर्थात परिभाषित होने के लिए आपको x पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन किंतु अगर x नेगेटिव हो जाए, log x टू द बेस a नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कब? जब x आपका नेगेटिव होगा। जैसे log -1 का मान क्या होगा? व्हाट? log आपके पास इमेजिनरी नंबर i इमेजिनरी क्वांटिटी होता है जिसका मान √(-1). इसकी चर्चा हम लोग अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, अर्थात 11th के सिलेबस में ये पढ़ना रहता है कि अगर log नेगेटिव नंबर होगा तो डिफाइंड तो नहीं होगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होगा? log -1, log इमेजिनरी नंबर, log कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सारे का वैल्यू हम लोग अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। अर्थात लॉगरिथम जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए भी परिभाषित हो सकता है, इमेजिनरी के लिए भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो आपको रियल नंबर नहीं होगा। वो आपको रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या नहीं होगा, वो जो प्राप्त होगा वो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा, इमेजिनरी नंबर के केस में होगा, अर्थात वो नॉन रियल होगा, मतलब रियल नहीं होगा। तो हम लोग लॉगरिथम के बारे में ही
आपको अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी वो जितना बताए थे लोगरिथम का वो सभी इस्तेमाल होगा, लेकिन आपको जो वैल्यू प्राप्त होगा वो वैल्यू रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होगा, अर्थात वो इमेजिनरी नंबर होगा, अर्थात वो नॉन रियल होगा। तो इसकी भी चर्चा हम लोग आने वाले दिनों में आपको 11 के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाएंगे। ठीक है, छाप लीजिए। आठवां जो लिखे हैं उसमें मैजिकल क्वेश्चन, अर्थात इसको आप रिजल्ट के तौर पर याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसे हर साल बार बार रिपीट करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा, रेशनल, इरेशनल, रियल जो भी हो। log 3 to the base 2 या log 7 to the base 2 या log 2 to the base 7 या log 18 to the base 4, ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन में वो रहेगा कि रेशनल है, कि रेशनल है, कि मे भी होगा, है ना। तो यह इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको मिले किसी भी एग्जामिनेशन कंपटीशन में, तो डायरेक्ट ऑप्शन में देखिएगा इरेशनल नंबर, उसी में डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा। log 3 to the base 2, log 7 to the base 2, log 2 to the base 7, log 18 to the base 4। खास करके इसमें खास क्या बात होगा कि अगर प्राइम नंबर अगर दोनों अगर एक साथ हो तब तो ऑटोमेटिक बिना सोचे समझे उसमें टिक मार दिएगा इरेशनल। और अगर मान लीजिए प्राइम नंबर नहीं है तो उसको भी अगर आप तोड़ना चाहिएगा, सोचना चाहिएगा, तो सिंपल तरीके से आप सोच सकते हैं। हम इसका प्रूफ एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। log 18 टू द बेस 4 अर्थात 18 को लिख सकते हैं कितना, 3 का स्क्वायर इंटू 2, सत्य है। और इसको लिख दिए 2 का स्क्वायर, सत्य है। 3 के स्क्वायर 9, दूनी 18 और 2 के स्क्वायर 4। अब इसको बताए थे प्रोडक्ट है तो एडिशन में कर देंगे। कैसे होगा डायरेक्ट सोचेंगे, ये पावर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 log 3, समझ में आया बालक। फिर प्लस, फिर log 2, एडिशन जो प्रोडक्ट होगा उसको एडिशन में ब्रेक कर देंगे और जो पावर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस में देखिएगा ध्यान से, ये जो बेस में पावर 2 है तो डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड कर दिए, बेस 2 बच जाएगा तो बेस 2 रहने देंगे। ओके, अब ये हो गया हाफ। वैसे भी log 2 द बेस 2 का मान कितना होगा बालक, नंबर बेस सेम है तो 1, 2 log 3 टू द बेस 2। अब ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आ गया, देख रहे हैं बालक। अगर ये log 3 टू द बेस 2 अगर इरेशनल होगा तो इरेशनल में आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेशनल से, तो दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल होगा। फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो फिर इरेशनल होगा। फिर 1/2 रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या होगा, इरेशनल ही होगा। अर्थात इसमें से यह एक टर्म अगर इरेशनल हो गया तो प्रोडक्ट 2 + 1 इंटू हाफ, ये टोटल क्या हो जाएगा, इरेशनल। समझ रहे बालक। ओके, अब log 3 टू द बेस 2 को आप इरेशनल दिखाना चाहिएगा, इरेशनल नंबर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लेंगे लेट कि log 3 टू द बेस 2 जो है आपको रेशनल है, मान लेते हैं। और रेशनल होगा तो वो p/q के फॉर्म में होगा, सत्य है। कोई भी संख्या अगर रेशनल नंबर में होगा तो वो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ p q आपको पता है इंटीजर होता है और साथ में q नॉट इक्वल टू 0। p और q जो होगा आपका क्या होगा, इंटीजर होगा और साथ में q नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर p/q, 2 टू द पावर p/q इज इक्वल टू कितना होगा बालक, 3 ना, 3 हो जाएगा। दोनों तरफ qth पावर कर देंगे तो 2 का पावर यहाँ पर क्या कर दे बचेगा p, और इधर आपको हो जाएगा 3 का पावर q। हमने क्या किया, दोनों साइड q पावर कर दिए, दोनों साइड क्या कर दिए, q पावर कर देंगे। तो ये q से q कटी तो 2 का पावर p बची और 3 का पावर q। अब ध्यान से देखिए,
LHS में जो है 2 टू द पावर p क्यों इंटीजर है, तो LHS में आपको 2 का पावर समथिंग कोई भी इंटीजर लेंगे तो 2 का मल्टीपुल आपका हमेशा इवन नंबर आएगा, और 3 का पावर जो q आएगा वो आपको 2 के मल्टीपुल दोनों बराबर कभी आएगा। ये 2 का पावर p और 3 का पावर p और q कोई भी इंटीजर लेंगे तो दोनों का मान इक्वल कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बालक आप लोगों को? ये आपको आएगा 2 का पावर 1, 2 4 6 8, 2 जैसे p का मान 1 लिए तो 2 का पावर 1, 2 लेते हैं तो 2 का पावर 2 4, 3 लेंगे तो 2 का पावर 3 8, अगर 4 लेंगे तो 2 का पावर 4 कितना रहा 16, इस प्रकार से जा रहा है। लेकिन अगर RHS में अगर q का मान कुछ भी लेते हैं 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, वो 3 9 27 81 इस फॉर्म में जाएगा, और ये आपको 2 के मल्टीपुल में जा रहा है 2 4 8 16, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब log 3 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 2 को रेशनल जो हमने माना था ये मानना ही मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये हमने रेशनल माना तभी ना PYQ के फॉर्म में लिखा, और ये इस फॉर्म में लिखा तो ये परिभाषा का इस्तेमाल किए और इसके बाद ये स्टेप हुआ, और ये स्टेप लिखना आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों बराबर कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अर्थात ये पॉसिबल नहीं है तो ये संभव नहीं, ये संभव नहीं तो ये संभव नहीं, ये संभव नहीं तो ये संभव नहीं, अर्थात ये रेशनल मानना ही हमारा गलत हो गया। इसका मतलब log 3 टू द बेस 2 आपका रेशनल नहीं होगा, अर्थात ये क्या होगा, इरेशनल होगा। यह इरेशनल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल, 1 जोड़ेंगे हाफ गुना करेंगे टोटल क्या हो गया, इरेशनल। तो इसके प्रूफ पर कोई खास विशेष नहीं ध्यान देना है, सीख ले तो अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट के तौर पर आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा मैजिकल क्वेश्चन, अर्थात ये क्वेश्चन के रूप में आपको किताब में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा। खासकर वो विद्यार्थी जो एयरफोर्स, नेवी और NDA की तैयारी करते हैं उसके लिए रिजल्ट आपको कन्फर्मली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया जाए। अगला जो लिखे हैं मैजिकल क्वेश्चन, अर्थात रिजल्ट, ये क्वेश्चन के रूप में आपको किताब में अवेलेबल होगा, परंतु आपको रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है। log a बटा b माइनस ए, log b बटा c माइनस ए, log c बटा a माइनस b। अगर 3 टर्म बराबर है तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन रहता है। देन पहला ABC इज इक्वल टू 1, अर्थात 10 बराबर 10 बराबर 10, देन ABC बराबर वाट। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 1 0 2 नन ऑफ दिस, तो 1 देकर टिक मार देना है। ओके। दूसरा A टू द पावर A, B टू द पावर B, C टू द पावर C बराबर वाट, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसका मान भी कितना होगा 1, सिंपल। तीसरा A टू द पावर B प्लस C, B टू द पावर C प्लस A, C टू द पावर A प्लस B, इसका मान भी कितना होगा 1, वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से 3 टर्म अगर इक्वल है तो इस प्रकार से ये 3 रिजल्ट का मान डायरेक्ट 1 अगर याद रखते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको क्वेश्चन एवरी ईयर देखिएगा, कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। तो अगला जो मैजिकल क्वेश्चन लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। जो log a, log b, log c था उसकी जगह पर log x, log y, log z हो गया, और नीचे आपका उसी प्रकार का है। देन रिजल्ट भी सेम है, उसी से मिलता जुलता। x y z का प्रोडक्ट कितना होगा 1, x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c इक्वल टू कितना होगा 1। सबका रिजल्ट आपको 1 यही याद रखना है। x टू द पावर b प्लस c, y का पावर c प्लस a, z का पावर 8 प्लस b इज इक्वल टू कितना 1। कभी कभी NDA में क्या होता है कि ये तीनों रिजल्ट दिया रहेगा, और ऑप्शन में दिया रहेगा A में कि 1 2 सही है, B में 2 3 सही है, C में 1 2 3 सही है, और D में नॉन ऑफ दिस, इस प्रकार से रहता है। अर्थात अगर तीनों अगर रिजल्ट एग्जाम में अगर आप बारी बारी से चेक कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा, तब तो आपको 10 मिनट समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का रिजल्ट आंसर आप डायरेक्ट याद रखिए। ओके, छाप लीजिए। 10 के बाद 11 में भी एक खास रिजल्ट लिखें कि कोई भी संख्या
जैसे log a टू द बेस b, इसी को पलट दिए log b टू द बेस c, अर्थात ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जो नंबर था वो बेस हो गया और जो बेस था वो नंबर हो गया, अर्थात दिस एंड दिस दोनों का सम का मॉडुलस अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, अर्थात दैट इज इफ, अब इसको हम y मान लें log a टू द बेस b प्लस log b टू द बेस a, अगर टोटल को y मान लेते हैं तो टोटल का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। इसका अर्थात मीनिंग निकलता है दिस का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2, इसको लिस्ट वैल्यू भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, ऑप्शन में आपको 2 रहेगा। याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखना कि ये दोनों आपके पास उल्टा है, अपोजिट है, और दोनों का सम हो गया तो इसका जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। इसी प्रकार का रिजल्ट आपको मैजिक के रूप में आपको 12 नंबर भी है, जो इसका इस्तेमाल अलजेब्रा में अलग अलग चैप्टर में या और भी कई जगह इस्तेमाल होता है। इसी से मिलता जुलता है कि कोई भी संख्या x और उसका रेसिप्रोकल दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, लेकिन इसमें शर्त है कि x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। उसी प्रकार से x प्लस 1/x का मान लेस देन इक्वल टू -2, लेकिन इसमें शर्त है कि x आपका नेगेटिव होना चाहिए। इसका प्रूफ अलजेब्रा में भी किया जाएगा। x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अर्थात कोई भी संख्या उसका रेसिप्रोकल दोनों का सम 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा, लेकिन x आपको पॉजिटिव होना चाहिए। उसी प्रकार से x प्लस 1/x का मान -2 से छोटा होगा, कब, जब x आपका नेगेटिव होगा, अर्थात x का मान आपका -2 से छोटा होगा और +2 से बड़ा होगा। -2 से छोटा या +2 से बड़ा किसका, x प्लस 1/x का। लेकिन इसमें कब क्या होगा ये केवल ध्यान रखिएगा कि x का मान क्या है। x का मान पॉजिटिव होगा तो 2 से बड़ा होगा, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, और x का मान अगर नेगेटिव है 0 से छोटा है तो दोनों का सम -2 से छोटा होगा। ओके, इसी में एक और खास रिजल्ट है जो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पहले इसको आप छाप लीजिए, अर्थात इसका प्रिंट आउट कर लीजिए। इन दोनों के अलावा इसी में स्पेशल केस है, x प्लस 1/x का मान एग्जैक्ट 2 हो जाए, अर्थात इक्वल का जो साइन लगाए थे तो इसके लिए शर्त क्या होगा, x का मान एग्जैक्ट 1 हो जाए, 1 प्लस 1/1, तो 1/1 1 और 1 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। उसी प्रकार से x प्लस 1/x का मान अगर -2 है तो सीधे x का मान डायरेक्ट लिख दीजिएगा कितना, -1। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि x एलसीएम लीजिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, फिर फैक्टराइज कीजिए, तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने लिखा मैजिकल रिजल्ट या मैजिकल क्वेश्चन, इससे आप x का मान अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस 1/x जैसे आपको 2 नजर आए, दोनों आपके पास देखिएगा आपको सेम होना चाहिए। तो इसमें अगर +2 है तो x का मान 1 कर देंगे, और अगर -2 है तो x का मान -1 कर देंगे। छाप लीजिए। नेक्स्ट जो आपको 13 और 14 लिखे हैं, दोनों एक ही जैसा है, मिलता जुलता है। YZ और इन्हीं दोनों का लॉगरिथमिक वैल्यू है, log y log z का डिफरेंस, ZX और इन्हीं दोनों का लॉगरिथमिक वैल्यू है log z माइनस log x, XY तो log x माइनस log y। तो इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपको दिस 1 के बराबर होगा, ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। सेम एज x टू दी पावर, यहाँ पर वाई जेड के ऊपर x कर दिए और x को छोड़ के log y log z, देखिए y और z हो गए, इसके अपोजिट लेना है। y लीजिएगा तो इसके अपोजिट z और x, तो log z माइनस log x, और z लेंगे तो इसके अपोजिट बच गया x और y, log x माइनस log y। तो फिर इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये सब जितने मैजिकल क्वेश्चन लिखे हैं ये सभी के सभी आपको किताब में या किसी भी मटेरियल में आपको एज ए क्वेश्चन के रूप में रहता है, परंतु इसी को हम लोग रिजल्ट के तौर पर आपको बता रहे हैं, ताकि इस प्रकार का रिजल्ट जो है अगर आप याद रखते हैं तो कंपटीशन में जो है आपका 2-4 मिनट समय आपको बचा देगा। इसी को हम लोग शॉर्टकट या ट्रिक कहते हैं, जो बहुत सारे वीडियो में आपको इस प्रकार का मिलेगा भी। इसी को हम लोग यहाँ पर मैजिकल क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है,
छाप लीजिए। अब आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा, अर्थात अभी तक आपको 6 लेक्चर में लॉगरिथम का जितना थ्योरी या कॉन्सेप्ट या मैजिक बताए हैं या आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए हैं, इन सब का प्रैक्टिस 1 से 2 बार आप अवश्य कीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी किताब में या कोई भी मटेरियल से लॉगरिथम का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा। जो विद्यार्थी 11th-12th में है वो 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाएंगे। जो बच्चा एनडीए की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो एनडीए का एक क्वेश्चन बैंक आता है, वो किसी भी पब्लिकेशन से बना सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन से या दिशा पब्लिकेशन से, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन बैंक लेके लॉगरिथम के क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ऑलमोस्ट सभी सवाल बन जाएगा। जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करते हैं तो इसमें भी 2 पार्ट है, एक मेन है एक एडवांस है ना। तो जो बच्चा आईआईटी मेन की तैयारी करता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल बनाइएगा। जो एडवांस की तैयारी करते हैं, जो बच्चे टारगेट के हैं अर्थात 12th मूविंग या 12th पास है, वो बच्चे एडवांस को लेके चलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग बुक में जहाँ आपको लॉगरिथम का प्रॉब्लम नज़र आए उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे आप लोगों को भविष्य में आने वाले दिनों में इन तीनों पर एक एक लेक्चर, एनडीए का क्वेश्चन बैंक अर्थात एनडीए में किस प्रकार का और क्वेश्चन पूछे गया है या पूछा जाएगा, हम आपको एक लेक्चर अलग से देंगे। आईआईटी मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेक्चर अलग से देंगे और आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम एक लेक्चर आने वाले दिनों में आपको अवश्य वीडियो देंगे। लेकिन अब हम लोग कुछ नया टॉपिक पर चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ावेंगे मॉडुलस, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी बताया था। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बगैर आप जो है 11th-12th का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से न पढ़ सकते हैं, न समझ सकते हैं और न ही किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो इसका रोल जो है, हम तो ऐसे इसका नाम दिए थे ब्रह्मा विष्णु एंड महेश भी बोले थे, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, जो इसके बगैर काम नहीं चल सकता है। इसीलिए इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से चर्चा करते हैं और इसी टॉपिक में हम लॉगरिथम का भी कुछ क्वेश्चन ऐड करके बता देंगे। इन तीनों टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो इसमें क्वेश्चन की चर्चा होगी उसमें लॉगरिथम का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा किसी किताब से या कहीं अगर पढ़ें तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और ख़ास बात, अभी तक हमने लॉगरिथम का जितना भी बात आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, सिखाए हैं या जो आपको हम नोट्स दिए हैं, मैजिक दिए हैं, खासकर इतना तो प्रॉपर्टी नोट्स आप किसी भी वीडियो में या किसी भी लेक्चर में देखिएगा आपको इतना नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर 1 to 6 अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम इससे और भी बेहतर से बेहतर आपको वीडियो बना के आपके सामने ला सके। किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो या आपका कोई कमेंट्स हो या कोई सजेशन देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको मेरे मोबाइल जो आपको डिस्प्ले पर दिया जाता है उस मोबाइल पर कोई मैसेज भी दे सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे ग्रुप में है यानी जो बैच में है, हमको उसको एज ए स्टडी मटेरियल के रूप में आपको PDF में हमने मटेरियल दिया था। बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को बनाए थे, जिसका क्वेश्चन उसमें से कोई छूट गया हुआ आज का थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो वो क्वेश्चन उससे अवश्य बन जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।